जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका प्रभाकर सर एक बार फिर से मैं आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि आपने देखा, हम लोग अपनी कक्षाएं आगे बढ़ा रहे हैं। पॉलिटी की हमारी कक्षाएं चल रही हैं। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था हमारी प्रस्तावना के बारे में। हमने देखा कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। प्रस्तावना से संबंधित विविध वाद विवाद जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रस्तावना के बारे में जो निर्णय दिए उसको हमने डिस्कशन किया। और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच रहे हैं मूल अधिकार की ओर। कहाँ पहुंच रहे हैं बच्चों? आज हम पहुंच रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार मूल अधिकार को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूल अधिकार होते क्या हैं। एक्चुअल में मूल अधिकार क्या है? ये वे अधिकार हैं जो किसी भी मानव को एक गरिमामय जीवन जीने के लिए अति आवश्यक माने जाते हैं। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास में उसके लाभदायक होते हैं। ठीक है बच्चों। अब चर्चा मूल अधिकार की होती है तो हमें यह भी समझना होगा कि हमारे पास कुल मिलाकर कितने प्रकार के अधिकार होते हैं। तो हम पहले मूल अधिकारों को डिस्कशन ना करते हुए पहले हम ये समझते हैं कि कितने प्रकार के अधिकार हमारे पास होते हैं। अधिकार के प्रकार। ठीक है बच्चों, ताकि आपको समझ में आएगा कि विभिन्न अधिकारों के बीच में मूल अधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है। ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मूल अधिकार क्या होते हैं, सांविधिक अधिकार क्या होते हैं, कानूनी अधिकार क्या होते हैं, मानवाधिकार क्या होते हैं। जब इनके बीच का एक बेसिक डिफरेंस हमको पता होगा तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे संविधान में भाग 3 के तहत मूल अधिकारों को इतनी वरीयता क्यों दी गई है। समझ रहे हैं? तो हम समझते हैं अधिकारों के प्रकार को। सर्वप्रथम हमारे आते हैं इसमें मूल अधिकार। ठीक, उसके बाद हमारे आते हैं सांविधिक अधिकार। उसके बाद हमारे आते हैं बच्चों कानूनी अधिकार। उसके बाद आते हैं हमारे मानवाधिकार। मानवाधिकार तो आप सबने सुना ही होगा, सुना तो हालांकि ये सारे ही होंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सांविधिक अधिकार। लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार। एंड ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। मानवाधिकार आयोग के बारे में आप सबने सुना ही होगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यूएन द्वारा इसको घोषित किया गया है। आप सबको पता होना चाहिए, जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास 4 प्रकार के अधिकार हैं, मूल अधिकार, सांविधिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मानवाधिकार। इन सब में डिफरेंस क्या है बच्चों? कि ये जो मूल अधिकार है हमारे, ये हमारे संविधान में भाग 3 में वर्णित है। संविधान में भाग 3 में वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक के हमारे आर्टिकल्स को रखा गया है। इस भाग 3 के अंतर्गत जितने भी अधिकार हैं वो सारे मूल अधिकार के तहत माने जाते हैं। ठीक है ना? तो मूल अधिकार जो है ये पूर्णतः भाग 3 के अंतर्गत है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने भी प्रकार के हमारे अधिकार वर्णित हैं संविधान में, उन सबको मूल अधिकार के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे बेटा सांविधिक अधिकार। सांविधिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान में वर्णित हैं, परंतु भाग 3 से बाहर हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? संविधान में तो इनका वर्णन है परंतु ये भाग 3 से बाहर हैं। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो अनुच्छेद 300A ये संपत्ति का अधिकार है। काय का अधिकार है बच्चों? संपत्ति का अधिकार है, और ये हमारा सांविधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि ये भाग 3 से बाहर है, इसलिए ये मूल अधिकार नहीं है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनिशियली जब शुरुआत में वो हमारे मूल अधिकार थे, तो संपत्ति का अधिकार भी हमारे मूल अधिकार का ही हिस्सा था, लेकिन विकास के क्रम में, सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के क्रम में यह अधिकार जो था एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने आया। तो कुछ संशोधन करके इस अनुच्छेद को भाग 3 से हटा करके संविधान में एक अलग स्थान पर रखा गया, और जिसको सांविधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो आखिर ये कौन से ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से भाग 3 इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि कोई अधिकार उसके अंतर्गत लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत वर्णित है, तो व्यक्ति इतना पावरफुल हो जाता है कि सरकार भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। हालांकि भाग 3 में जो अधिकार वर्णित हैं, उन अधिकारों पर भी कुछ सीमाएं लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वे सारे अधिकार असीमित हैं। भाई आपको राइट टू स्लीप है, आपको राइट टू स्पीच है, लेकिन आप देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि देश की अखंडता को तार तार करने की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो मेरे को मूल अधिकार के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है, तो मैं कुछ भी बोलूंगा। कुछ भी नहीं बोला जाएगा। आप समझिए, देश की एक अपनी मर्यादा है, संविधान की एक अपनी मर्यादा है। उस मर्यादा के भीतर ही रह करके हमको इस संवैधानिक अनुच्छेदों का अनुपालन करना होता है। यदि हमारे मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि इन्हीं के साथ साथ हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख है। बच्चों, अगर हमें अधिकारों को हक से मांगने का अधिकार है, तो हम इन कर्तव्यों का अनुपालन करना भी ना भूलें। तब तो हम अधिकारों को कह सकते हैं कि नहीं, हम ये हमारे अधिकार है और हम इनको चाहिए। तो अगर आपको ये अधिकार चाहिए, आपको ये सारी चीज चाहिए, तो आपके अपने कर्तव्यों का बोध भी तो होना चाहिए। भाई, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा। अब आप बताइए कितने लोग करते हैं इसका अनुपालन? आप मुझे बताइए। भारतीय रेल में आप सफर करते हैं, क्या भारतीय रेल जो है वो हमारे भारत सरकार की है, हमारे देश की संपत्ति नहीं है? कोने में कहीं पर भी 3 रुपए का गुटखा खा के थूक देते हैं, क्या ये वास्तविकता है? ये भारतीयता का परिचायक है? वहां पर आपका कर्तव्य कहां चला जाता है? आप समझिएगा इस बात को। तो केवल हमें अधिकार ही नहीं चाहिए, अधिकार के साथ हमें कुछ दायित्व भी तो निर्वहन करने होते हैं। इस चीज को हमको समझना होगा। ठीक है बच्चों, कानूनी अधिकार जो होते हैं, लीगल राइट्स, ये वे अधिकार होते हैं जिनका प्रारंभिक रूप से संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो सर्वोच्च विधायिका है, जिसको संसद कहा जाता है, संसद द्वारा कानून बनाकर, जो भी संसद द्वारा लॉ बनाकर, विधि बनाकर जो भी कानून बनाए जाते हैं, उनको कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, संसद द्वारा कानून बनाकर, संसद द्वारा कानून बनाकर निर्मित। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश। जैसे आप समझिए, हमारे देश में पहले संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी कि हमारी माताओं को नवजात शिशु होने पर मातृत्व अवकाश मिलेगा। ठीक है ना, मैटरनिटी लीव जिसको हम बोलते हैं। लेकिन समय के साथ उसकी आवश्यकता महसूस हुई, हमारी संसद में बिल लाकर उस पर विमर्श हुआ, उस पर अनुमोदन हुआ, माननीय राष्ट्रपति हस्ताक्षर हुए, वो एक कानून का रूप लिया उसने, और उसको कानूनी अधिकार के तौर पर हमने पुट कर दिया। और वर्तमान में जो भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो शिशुओं को जन्म देती हैं, उनको शिशु के जन्म देने के बाद 6 महीने तक मातृत्व अवकाश का अधिकार है। अगर वो सरकारी उसमें एम्प्लॉयमेंट में है, तो उनको 6 माह का मातृत्व अवकाश मिलता है, सैलरी कंप्लीट मिलती है। इसका मतलब क्या है कि वो उनका एक अधिकार है, वो उनको आवश्यकता है। आप समझिए, एक मानवता के नाते, चाहे एक छोटे शिशु को लेकर के कोई भी महिला क्या अपनी जो उसके रोजगार में जो चिन्हित है, वो वहां पर क्या जाकर वो अपना कार्य को संपादित कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। कॉमन सेंस की बात है। समय के साथ इसकी आवश्यकता महसूस हुई,
सरकार ने कानून बना करके इस प्रकार की व्यवस्था को बनाया और ये व्यवस्था आज हमारे सबके बीच विद्यमान है, तंत्र का एक तो महफूज हिस्सा है। मानव अधिकार वह अधिकार है बच्चों जो मानव होने के नाते, मानव होने के नाते हम सबको प्राप्त है, हम सबको प्राप्त, मानव होने के नाते हम सबको प्राप्त है। ठीक है, तो ये किसी भी बाउंड्री वॉल सीमा से संबंधित नहीं है। मानवाधिकार हम सबके लिए है। यदि हम बात करते हैं तो मूल अधिकार मानवाधिकार के विचार डिफरेंस होगा। मूल अधिकार और मानवाधिकार बच्चों अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मूल अधिकार हमारे भारतीय नागरिकों के बनाए गए हैं और मानवाधिकार जो है वो भारतीयों के साथ साथ विदेशी भी हमारी भारत की सीमा में निवास करते हैं, उनके लिए भी अधिकार जीने के लिए ये अधिकार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया मूल अधिकार में, सामाजिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मानवाधिकार के बारे में। इस डिफरेंस को हमने समझा और हम देखेंगे आगे कि मूल अधिकार तो इन सारे अधिकारों के बीच में मूल अधिकार को वरीयता क्यों प्राप्त है और आखिर मूल अधिकार को उल्लंघन होने पर किस प्रकार से हम उसको लागू करने के लिए क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या क्या कदम उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे मूल अधिकारों को कुछ विशेष संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए उनको विशेषण भी है। मूल अधिकारों को क्या बच्चों कुछ विशेष संरक्षण है। मूल अधिकारों को प्राप्त विशेष संरक्षण मतलब इसको रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है तो विशेष संरक्षण, तो विशेष संरक्षण जो केवल मूल अधिकारों को प्राप्त है, इनका उल्लंघन होने पर, इनका उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। आपको याद होगा जब मैंने सरकार के गठन के बारे में आपको बताया था तो वहां पर जब हमने जुडिशरी पढ़ा था तो उसमें हमने न्यायपालिका के क्रम को देखा था, जिसमें सबसे नीचे अधीनस्थ अदालतें होती है, अधीनस्थ न्यायालय, उसके ऊपर हमारी उच्च न्यायालय और उसके ऊपर हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचते हैं, डायरेक्ट हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं पहुंच सकते। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई है जिन मामलों के तहत डायरेक्ट हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, हमको अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय का रुख करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही वो पार्ट है, यही वो मूल अधिकार है बच्चों, भाग 3 का पार्ट है, जिसके उल्लंघन पर हम प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार कौन से अधिकार, मूल अधिकार, ये अधिकार प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है बच्चों, एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट का मतलब होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे सकती है कि इस अधिकार को लागू किया जाए, मतलब ये लागू करने के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं कि बाध्य नहीं है। अब जैसे मूल कर्तव्य है, वो मूल कर्तव्य क्या होता है बच्चों आप समझो, कर्तव्य क्या है कि एक अपेक्षा है कि ऐसा होना चाहिए। हर माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि उनका बच्चा एक अच्छा आचरण करे, कर्तव्य होता है ना, हर उनकी एक अपेक्षा होती है। हर बच्चे का ये कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता के प्रति उदार रहे, उनके प्रति एक अच्छा भाव रखे, ये उसका कर्तव्य है। अगर वो नहीं रख रहा है तो क्या जबरदस्ती आप करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, आप समझ रहे हैं। तो कर्तव्य क्या है, एक अपेक्षा है, जरूरी नहीं कि वो अपेक्षा पूरी हो ही जाए, आप समझे। तो ये डिफरेंस है हमारा प्रवर्तनीय और गैर प्रवर्तनीय। इसलिए हमारे अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है और कर्तव्य जो है वो गैर प्रवर्तनीय, मतलब उनको लागू करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्डर या कोई विशेष आदेश नहीं दिया जा सकता। ये प्रवर्तनीय है, एनफोर्समेंट एनफोर्सिएबल है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश देगा और इनको जारी कराने के लिए बोलेगा। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकार में एक विशेष बात है, इसमें जो संशोधन होगा, मौलिक अधिकार में संशोधन जो होगा, मौलिक अधिकार में संशोधन होगा हमेशा विशेष बहुमत के आधार पर होगा, विशेष बहुमत के आधार पर होगा, आधार पर होगा।
विशेष बहुमत कौन सा? मैं याद करिए आप लोग, जब मैंने आपको बहुमत के प्रकार पढ़ाए थे तो मैंने आपसे कहा था कि ये बहुमत के प्रकार में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बारंबार आगे यूज होंगे। देखिए यूज आ गया। विशेष प्रकार विशेष बहुमत के आधार पर होगा। विशेष बहुमत का जो मैंने आपको बताया था उसमें 3 प्रकार का विशेष बहुमत है। पहले प्रकार का विशेष बहुमत, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत और तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या था बताइए? पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या था? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3%। ये था उपस्थित और मतदान। दूसरे का क्या था? दूसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत था वो क्या था? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 जो कि कुल के आधे से अधिक हो, तब वो प्रस्ताव पारित किया जाएगा। क्लियर? तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या था? कुल का 2/3। मतलब जो कुल सदस्य संख्या है, मान लीजिए लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 545 है, 545। तो 545 का 2/3, 2/3, ये क्या है? तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत है। ये केवल एक जगह पे प्रयोग होता है। कहां पर? मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत की प्रक्रिया जो है वो केवल एक जगह इस्तेमाल की जाती है, एक जगह प्रयोग में लाई जाती है। और वो कौन सी व्यवस्था है? वो प्रक्रिया कौन सी है? वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जब चलेगी अनुच्छेद 61 के तहत, उस दौरान तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत की प्रक्रिया को प्रस्ताव पारित करने के लिए अपनाया जाएगा। ये मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर विशेष बहुमत के आधार पर इसमें संशोधन होगा। और ये विशेष बहुमत कौन सा है बच्चों? दूसरे प्रकार का। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। दूसरे प्रकार का मतलब उपस्थित और मतदान का 2/3 जो कुल के आधे से अधिक हो। अब आप समझिए कितना कठिन है ये। इसीलिए इस मूल अधिकार की श्रेणी में बहुत आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि मूल अधिकार बहुत विशेष है बच्चों। इसमें अगर इतनी आसानी से संशोधन होने लगे तो फिर तो सारी व्यवस्था ही डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं कि संशोधनीय नहीं है, संशोधनीय है, लेकिन संशोधन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि बहुत आम तौर पर संशोधन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हमारे संविधान के प्रति वक्तव्य दिया जाता है कि भारतीय संविधान ना अत्यंत कठोर है और ना ही अत्यंत लचीला है, दोनों का बैलेंस है। तो जहां आवश्यकता होती है वहां पर हमारे बड़े कठोर प्रावधान भी हमको दिखाई देते हैं, और जहां आवश्यकता होती है वहां हमारे पास बहुत ही लचीले प्रावधान भी इस संविधान के तहत दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों? ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं कि जब प्रारंभ में जो हमारे मूल अधिकार थे, प्रारंभ में जो हमारे मूल अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी, और अनुच्छेद जो था एक हमारे अनुच्छेद को हटाया गया था, संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटाया गया था, और उसको अनुच्छेद 301 के तहत सांविधिक अधिकार के रूप में दर्ज किया गया। क्यों दर्ज किया गया वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि मूल अधिकार को हटा करके सांविधिक अधिकार के तहत रखा गया। ठीक है बच्चों? तो ये मूल अधिकारों की इंट्रोडक्टरी क्लास थी। मैंने आपको बताया मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार और बाकी अन्य प्रकार के जो अधिकार उनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। मूल अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे ये इन्फोर्सिएबल है, इसमें संशोधन कैसे हो सकता है, ये सारी प्रक्रियाएं हमने देखी। अब हम कल मूल अधिकार को और डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक है बच्चों, तो ये 1-2 दिन में कवर होगा। मैं थोड़ा डिटेल में आपको विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। आप देखिए, ये मत समझिएगा कि बहुत जल्दी 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 तो ऐसी चीजें होती नहीं है। तो थोड़ा सा समय देकर के पेशेंस के साथ आप लोग पढ़िए, धैर्य रखिए, और चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ मैं आपको कंटेंट दूंगा। वो वाला काम नहीं है कि बच्चों को बताए क्लास भी हो गया, कुछ भी पढ़ाए चले गया, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों? कॉन्सेप्चुअल तरीके से एक फ्लो में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमारी स्टडी चलेगी, उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी चलता रहेगा। इसीलिए मुझे कल क्या पढ़ाना है ये मैं आज आपसे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है? ऐसा नहीं कि कल बताए और शुरू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक रोड मैप बना हुआ है, उसके तहत ही सारी चीजें चल रही है सिक्वेंशियल तरीके से। कल मैंने एक छोटा सा अपलोड किया था, एक डिस्कशन किया था AI इम्पैक्ट समिट जो हमारा नई दिल्ली में हो रहा है। तो आप लोग ने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया, और उसको अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए। उस समिट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स होंगे
समय समय पर मैं उनसे आपसे डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। और कल हमारा फ्राइडे है, कल वो सबमिट की लास्ट डेट है, तो जब वो सबमिट कंप्लीट हो जाएगा, उसका एक कंक्लूजन ड्रॉ होगा, तो उस पर हम लोग भी डिस्कशन करेंगे और विस्तार से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग मिलते हैं फिर से बच्चों, फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकार को और डिटेल में समझेंगे, विस्तार से समझेंगे आखिर क्या है हमारे मूल अधिकार। जय हिंद, जय भारत।